नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान का एक अलमिया है कि जो गुज़श्ता 75 साल से चला आ रहा है और ये अलमिया हमें अंग्रेज़ से विरसे में मिला था। अंग्रेज़ बुनियादी तौर पर बरसगीर पाक व हिंद के 30-35 करोड़ अवाम पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने बेशुमार चीज़ों को सीक्रेट और टॉप सीक्रेट और इस तरह की चीज़ों के अंदर क्लासीफाई किया हुआ था और वो इतनी ज़्यादा थी कि आम आदमी जो था उन तक उनका किसी किस्म का कोई तसव्वुर भी नहीं था कि उनकी कोई दस्तरस हो सके। टॉप सीक्रेट और सीक्रेट चीज़ें दुनिया पूरी में होती हैं, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी वक्त खोल भी दी जाती हैं और बहुत कम होती हैं। पाकिस्तान में अभी तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट पास हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी तौर पर भी उन हसास मालूमात तक नहीं पहुंच सकते जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम तक है। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के मुकदमात से खेला भी जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के इर्द गिर्द और पाकिस्तान के अंदर जो आलमी और इलाकाई सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उस पैदाशुदा सूरत हाल में इतने ज़्यादा फ़ैसले किए जा रहे हैं और इस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी मुस्तकबिल के साथ, हमारे मुस्तकबिल के साथ और हमारी आइंदा ज़िंदगी के साथ होगा। यूँ तो पाकिस्तान में जब भी कभी फ़ैसले किए गए, उसका कभी भी ये तसव्वुर भी नहीं किया गया कि हम ये सोचें भी कि पाकिस्तान के 15 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ और अब 25 करोड़ अवाम का क्या होगा। पहली दफ़ा जब हम अफ़गान जंग के अंदर शामिल हुए तो उस अफ़गान जंग के अंदर 10-12 करोड़ लोग थे पाकिस्तान के, और वो इस जंग को भुगतते रहे और बुनियादी तौर पर इस वजह से भी भुगतते रहे कि वो समझते थे कि हमारे अफ़गान भाइयों पर एक ऐसी हुकूमत का गलबा है जिसके बारे में वो गुज़श्ता कम से कम 70 साल से सुनते आए थे कि ये एक मुल्हिद हुकूमत है, एक रशिया की वो हुकूमत कि जिस हुकूमत के अंदर किसी किस्म के मज़हब के ऊपर अमल करने पर पाबंदी थी, और उसके साथ साथ ये था कि वो तमाम मुस्लिम रियासतें जिनमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान शामिल थी, उन रियासतों से जो मुसलमान हिजरत करके यहाँ पहुँचे थे, जो अफसाने यहाँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर पहुँचे थे, उनसे अंदाज़ा होता था कि वहाँ तो एक शख्स जो है वो अगर कुरान भी पढ़ना चाहे तो 3 जो तहखानों के अंदर नीचे जाके पढ़ता है और अपने बच्चों को सिखाता है कि कहीं उनकी आवाज़ जो है वो रूस के उन सिपाहियों के कानों में ना पहुँच जाए जहाँ वो उठा के ले जाएँ और फिर उसके बाद बाकी ज़िंदगी वो साइबेरिया के सर्द इलाकों में गुजार दे और वहीं उसकी मौत वाक़या हो जाए। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है, उस वक़्त मुशर्रफ ने जब एक तय किया कि हमने अमेरिका का साथ देना है, और वो भी इस बुरी तरह पे तय किया कि अब दुनिया खोल के हमें बता रही है कि तुम्हारे मुशर्रफ साहब के बारे में तुमने ये सोचा था कि हम 7 मुतालबात उसके सामने रखेंगे और उन 7 मुतालबात में ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 या 3 तस्लीम कर लेगा, लेकिन उन्होंने पहले ही फ़ोन पर 7 के 7 तस्लीम कर लिए। अब तो ये बात भी किसी तौर पर ज़बान आम जो कर दी गई थी वो भी अब एक हकीकत से खारिज कर दी गई है। वो भी उसके बारे में कहा गया कि इतना बड़ा झूठ था कि हमें कहा गया था कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में फेंक देंगे, और आर्मिटेज का नाम लिया जाता था। तब पहले तो आर्मिटेज ने इनकार किया, फिर जनरल महमूद ने ख़ास तौर पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि कतन ये बात झूठ है कि मुशर्रफ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर था। उसके दिल के अंदर वैसे ही जिसे कहते हैं शम्में रोशन हो रही थी कि अब हमें अमेरिका की ग़ुलामी का एक बेहतरीन मौका मुयस्सर आ रहा है। और इस ग़ुलामी के 2001 से लेके आज तक 2024 तक आप सोचें कि 75,000 से 80,000 लोग हम कुर्बान कर चुके हुए हैं। जो पैसा वहाँ से आया उस पैसे का कुछ अंदाज़ा नहीं। ट्रंप जैसा बंदा खड़े होकर कहता है कि पाकिस्तान को हमने इतना पैसा दिया एड के तौर पर, और एड उन्होंने कहाँ कर दी, और फिर पोल्यूशन सपोर्ट फंड और पता नहीं क्या क्या कुछ जो पिछता, हमने इस ज़मीन को एक जिसे कहते हैं तांबे की तपती हुई ज़मीन बना दिया। पाकिस्तान का अलमिया आज फिर एक दफ़ा जन्म लेने वाला है उसी तरह का। लेकिन इससे पहले कि उस अलमिये की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊं आपकी, और जो इस वक्त सूरत हाल है, कल रात इस जो इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर ख़बरें चल रही थी वो ये चल रही थी कि ईरान के उस
इलाका जिसे खलीज स्टेट ऑफ हुर्मुज़ कहा जाता है, उसके अंदर बरतानवी जहाज़ जो हैं और अमरीकी जहाज़ जो हैं वो किसी हद तक वो मूव हो गए हैं और उनको ख़तरा है कि ईरान की तरफ से ड्रोन हमले होंगे। उसके साथ ही इसराइल के अंदर बाकायदा सिस्टम को कल रात अलर्ट कर दिया गया, जिसे उनका डिफेंडेड सिस्टम करते हैं कि जो है वो ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करने वाला है। कहा जाता है क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर ये है कि पाकिस्तान की जो नेवी की शिप्स हैं वो भी उड़माड़ा से आगे की तरफ मूव करके, लेकिन इस सारे सिनेरियो से पहले ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। ये जब नुकसान हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम बातें खोलेंगे। हमारा सबसे बड़ा नुकसान मशरक़ी पाकिस्तान पे हुआ था, और फिर जब मशरक़ी पाकिस्तान की ज़िल्लत और रुसवाई हो गई, हमने हथियार डाल दिए, हिंदुस्तान ने वो इलाका कब्ज़ा करके फिर वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के इक़्तिदार को कायम कर दिया, फिर हमारे लोग जो थे वो यूनिफॉर्म वाले भी और बगैर यूनिफॉर्म वाले भी रोते धोते हुए निकले और उन्होंने कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। ये मेरे पास इस वक्त स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री ईस्ट पाकिस्तान, ये 1969 से 71 की जनरल रिटायर्ड खादम हुसैन राजा साहब की किताब है। ये किताब जो है ये उस वक्त GOC थे, ये जनरल टिक्का के साथ भी थे मेरे जनरल, और उसके साथ ये जनरल याकूब के साथ भी थे, और उसके साथ ये अपना आखिरी जो है नियाज़ी के साथ भी थे। ये 70-80 सफ़े की किताब है, लेकिन हर किताब जो है ये आंसू, हर सफ़ा आंसू रुलाता है, हर सफ़े पर एक वाक़या है। ये किताब सदीक सालक की आपको ज़ुबान ज़द आम होगी, इसकी कहानियाँ, इसके किस्से सदीक सालक साहब को वैसे भी लोग जानते हैं। इसके साथ साथ ही जनरल कमाल मतीनुद्दीन की किताब जो ट्रेजेडी, लेफ्टिनेंट जनरल थे कमाल मतीनुद्दीन की किताब ट्रेजेडी ऑफ एरर, ये सब मैंने उन लोगों की किताबें आपके सामने पेश की और चंद किताबें पेश की हैं कि जिन किताबों को आज अगर आप सामने पढ़ना शुरू हों तो आपको हैरानी होती है कि इन लोगों ने कैसे और किस तरीके से अपने गुनाहों का इतराफ़ किया है। हमारे दोस्त मेजर आफ्ताब साहब की किताब जो है हारन खेट फ़कीरा, वो उसके बाद उनकी जो किताब मशरक़ी पाकिस्तान पे दूसरी किताब है, इन दोनों को अगर आप पढ़ लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और अब क्या सूरत हाल है। लेकिन मुशर्रफ दौर के अंदर जो सूरत हाल बनी और जिस सूरत हाल के अंदर हम उसका शिकार हैं, उस पर अभी तक बहुत कम पर्दा पड़ा हुआ है। एक साहब थे हमारे दोस्त जनरल शाहिद अजीज़ साहब, ये उन्होंने किताब लिखी थी ये खामोशी कहाँ तक। इस किताब को तो खैर बहुत तफसील से मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो उसी सूरत हाल के शाखसाने के तौर पर मैं आपको उनका एक मजमून है जो उन्होंने मेरे साथ ही तंजीम इस्लामी के एक सेमिनार में पढ़ा था, और उस 15 दिसंबर 2013 को सेमिनार हुआ था। अमेरिका वहाँ से जा रहा था और उस जाने के दौरान ही इस हालात बने हुए थे कि TTP और बाकी लोग जो थे उनकी पूरी की पूरी तारीख जो थी पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह खौफ पैदा किया गया हुआ था और जिस तरह की सूरत हाल थी, उसके अंदर उन्होंने इस मजमून के अंदर, इस तकरीर के अंदर वो सारी बातें वजाहत से बयान की। उसके बाद मौसूफ जो थे उन पर पाबंदी सी लग गई, और फिर एक लंबा किस्सा है कि फिर वो यहाँ से अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए अफ़गानिस्तान चले गए, और वहीं पर वो ज़ाबल के इलाके में अमरीकियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। और वो शहादत ज़ाहिर बात है, वो शहादत जो थी वो सही, वो शहादत जिसे कहते हैं जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की शहादत थी कि सब तस्वत दरीद आलम तमाम माजिन की सूरत हाल है। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर उन्होंने जो आखिरी सूरत हाल में बातें की हैं कि उन्होंने कहा है अमेरिका नहीं चाहता कि हमारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अमन मुआहदा हो। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक ये कि हम अमेरिका को एक तरफ छोड़कर अमन मुआहदा कर लें, यानी तावन यानी कॉपरेशन की पॉलिसी छोड़कर हुक्म अदूली डिफाइंस की पॉलिसी इख्तियार कर लें, यानी अमेरिका की जंग से बाहर निकल आएँ। ये इस हुकूमत में मुमकिन नहीं। दूसरा ये है कि हम सिर्फ आधा रास्ता तय करें, यानी आधा तीतर आधा बटेर, और अमेरिका का साथ भी ना छोड़ें, सप्लाई लाइन भी खुली रखें, अमन मुबादा भी करें। अब ये इस सारी सूरत हाल को आप अंदाज़ा करें कि उस वक़्त अमेरिका के साथ हमारा माहिदा था, और हम उसके कहने के ऊपर यहाँ से तकरीबन 57,000 ड्रोन भी वहाँ निकले थे, अमरीकी थे, वहाँ जाके लड़े। यहाँ तक कि अब तो ये भी तय हो गया कि पाकिस्तान में जो ड्रोन हमले जो उड़ते थे, हमला होते थे, वो भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट से, शमसी एयरपोर्ट से उठ के वो पाकिस्तान पे हमला करते थे। लेकिन अहम तरीन बात जिसके बारे में कहा जाता है कि हमने अमन कायम कर लिया,
शाहिद अजीज़ साहब कहते हैं कि अवामी दबाव के तहत सियासी मफाद में यकीनन हुकूमत अमन मुआहदे के लिए कोशिश नज़र आना चाहती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। कुछ अरसा और अवाम बेवकूफ़ बनी रहेगी कि हुकूमत अमन की खातर जो कर सकती है कर रही है, कुछ वक्त और मिल जाएगा, शायद इतने में कोई नई कहानी शुरू कर सकें। वक्त आएगा तो देखेंगे, और अगर ड्रामे के तौर पर कोई मुआहदा कर भी लिया तो कुछ अर्सा बाद उसको तोड़कर उसका ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ठहरा दिया जाएगा। सवात में भी ऐसा ही किया गया था। मैं यहाँ रोक देता हूँ। ये वो कैफियत है कि पाकिस्तान में जिस वक़्त इमरान ख़ान एक ख़ास लेवल पर तालिबान के साथ वहाँ मुआहदा करके उनको, जो वहाँ पर मौजूद तालिबान थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाकर उनको यहाँ पर आबाद करना चाह रहा था, तो फिर अमरीकी दबाव की सूरत हाल ये हुई थी कि उन्होंने, अमरीकियों ने कहा था कि तुम इसको छोड़ो और हमारे वो जो लोग इस वक्त 2.5 लाख लोग हैं, हमारे वफादार, उनको तुम तहफ़्फ़ुज़ दो और उनको वहाँ रखो और उनको वहाँ से भेजो। और फिर इस कशमकश के अंदर इमरान ख़ान की हुकूमत चली गई थी। और इमरान ख़ान की हुकूमत के जाने की बुनियादी वजह जो है, आज तक अमरीकी प्रेस और अमरीकी थिंक टैंक भी यही बताते हैं, नंबर 1 कि अमरीका जाने से पहले पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अड्डा चाहता था जिससे वो तालिबान की उस नई बनने वाली हुकूमत को तबाह बर्बाद कर सके। और दूसरा वो चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलसल किस्म की इन फाइटिंग होती रहे, और जब ये इन फाइटिंग होगी तो किसी तौर पर भी उसका जो है वो अमन के अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो सकेगा। इसी मजमून के अंदर शाहिद अजीज़ साहब ने यही लिखा है कि यहाँ पर चूँकि तालिब TTP पे हमला करते तो करज़ई हुकूमत के साथ हमारा मुआहदा हुआ था कि अगर हमने यहाँ पर उन पर हमले न किए तो फिर वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जाके अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने अबेंडन कर दिया था 2019 के आसपास। ये मेरे सामने वो पेंटागन स्ट्रेटजी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ये आई है नवंबर 4, 2019 में। इसमें पाकिस्तान का नाम खारिज कर दिया गया है, अमेरिका की मोहब्बतों से खारिज कर दिया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तस्वीर आप खुली इसके अंदर देख रहे हैं, और ये पेंटागन का डॉक्यूमेंट है, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से हमने जो काम लेना था वो ले लिया, अब भारत जो है हमारा दोस्त और हमारा साथी है, हम भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान जाने, ईरान जाने, अफ़गानिस्तान जाने। लेकिन उसके साथ साथ हुआ ये कि ये आप देखें, ये मेरे सामने द स्ट्रेटेजिक पोस्चर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया है। उन्होंने सोचा था कि चाइना और इंडिया जो है इसको आपस में हम लड़ाएंगे, और उस लड़ाने के बाद होगा ये कि चाइना पे इंडिया हम को सपोर्ट करेंगे और चाइना जो है वो अपनी जंग लड़ते लड़ते ब्लीड करने लगेगा। जिस तरह उन्होंने रूस की इकॉनमी को ब्लीड कराया था, इसी तरह वो चाहते थे कि चाइनीज़ इकॉनमी को भी ब्लीड कराया जाए। ये इस स्ट्रेटेजिक में इसको नक्शे सारे दिए गए हैं। ये आपको दूर से लद्दाख का इलाका नज़र आ रहा होगा। फिर सिलगुरी कॉरिडोर जो कि आसाम के और बांग्लादेश के ऊपर है, यहाँ जब पहली दफ़ा उन्होंने भारत को वहाँ लॉन्च किया तो भारत ने वहाँ पर अपना 1000 मुरबा किलोमीटर रास्ता जो है इलाका जब खो दिया, और उसके बाद उसकी जिसे उर्दू में कहते हैं ची बोल गई, और अमेरिका की भी उसके साथ अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको रिवाइज़ करना पड़ा। वापस किताबें उठाई गई और ये न्यू प्रायरिटीज़ इन द साउथ एशिया, US पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है इसको निकाला गया और कहा गया कि अब क्या किया जाए। तो इसमें यही था कि पाकिस्तान को तालिबान के साथ और ईरान के साथ लड़ाया जाए और भारत जो है उसके साथ इसकी दोस्ती कराई जाए। अब इस वक्त पाकिस्तान जो है, इस वक्त जो मौका है जिसके लिए मैं आपके सामने मुखातब हूँ कि हमारे साथ होगा क्या, और कल कौन सा शाहिद अजीज़ निकलेगा जो हमें बताएगा कि हमने कितनी गलती की, कल कौन सा कमाल मुतुद्दीन निकलेगा जो बताएगा कि हमने कौन सी गलती की, कल कौन सा जनरल खादिम हसन राजा बताएगा कि हमने इतने लोगों को मरवा दिया। होगा हो क्यों रहा है। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इस मामले में सरेंडर कर दिया हुआ है, और पाकिस्तान इस वक्त अगर ईरान की अमेरिका के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा। और इसकी वाज़ेह मिसाल जो है उनके रिसेंट जो है चाबार के अंदर और बाकी जगहों पर उनके हमले नज़र आ रहे हैं, और वो उनका प्रेस जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान के इलाकों में से जैश अल अदल जो है वो बाकायदा अमेरिकन सपोर्ट के साथ हमला आवर होती है हमारी तरफ। अफ़गानिस्तान के साथ भी सूरत हाल हमारी इतनी तल्ख हो चुकी हुई है, लेकिन अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ तल्खी के अलावा पाकिस्तान का जो चीन से ताल्लुक़ था वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जिसे कहते हैं
ना होने के बराबर है। ऐसे है कि उन्होंने चीन ने अपना सी पैक का पूरा पलंदा लपेट लिया है और उन्होंने अफ़गानिस्तान के रास्ते से, वहाँ से वखान कॉरिडोर के रास्ते से अफ़गानिस्तान और फिर ईरान की पट्टी से होते हुए वो चाहबार के अंदर उतरना चाहते हैं। और आपको शायद याद नहीं कि चाहबार को इतनी दूर भी नहीं है, सिर्फ एक ड्रेजिंग का मसला है। जहाँ नेचुरल डीप सी मिलता है वहाँ चाइनीज़ जो हैं वहाँ ड्रेजिंग करके इसको बहुत बड़ा डीप सी बना सकते हैं। आप खुद सोचें कि जिन्होंने इस तरह के पुल बनाए हैं, जिन्होंने पूरे समुद्र के कई 100 किलोमीटर के ऊपर पुल बना दिए, और वो कैसे नहीं बना सकेंगे इसको डीप सी, और हमारे हाथ से ये सारा कुछ निकल जाएगा। हम आज भी तालिबान के साथ नाराज़ी भी है और हम तापी की गैस फील्ड से चीज़ें लेने के चक्कर में, लेकिन एक कैच यहाँ आ गया है। हमें कहा गया हमें इंडिया से दोस्ती करें, और इंडिया से दोस्ती के लिए हमें साक डार साहब ने जाके वहाँ पर स्टेटमेंट भी दे दी। यहाँ भी और बड़े बड़े लोग उछलने लग गए, बड़े लोग और भी उछलेंगे, सफमा के लोग। लेकिन 2 दिन पहले ये मेरे सामने डिप्लोमेट की इस वक्त ये तो गार्जियन की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। वजह ये है, ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट कहती है, इंडिया कहता है हम तुम्हारी ऐसी की तैसी हम तुम्हारे घर में जाके मारेंगे, और बड़े दावे से कह रहा है। क्यों कह रहा है? वजह यह है कि कोई शख्स भी पाकिस्तान से दोस्ती या अमेरिका से मोहब्बत के लिए अपने इलेक्शन कुर्बान नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर जब पहली दफ़ा 1954 में नेहरू ने रेफरेंडम करवाया था, उसके अंदर 52 में रेफरेंडम करवाया था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि सेकुलर या हिंदू, तो अवाम की अक्सरियत ने सेकुलर वोट दिया था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मोदी 2 रास्तों पे चला हुआ है। वो चाहता ये है कि हम इस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तौर पे बदल दें और हिंदू और नॉन हिंदू की सूरत हाल पर हम सिटीज़नशिप को कन्वर्ट कर दें। इसके लिए उन्हें रियासतों के अंदर जो अक्सरियत हासिल है वो भी हासिल है, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अगर इस दफ़ा उनको मिल जाए, तो वो जैसे उन्होंने 370 का उसका कश्मीर का किया था, वैसे ही वो इस तरह की सूरत हाल करके मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पे एक दूसरे दर्जे के शहरी की सूरत हाल बना देंगे। ये क्लेम क्या करती है? अब इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने बताऊँ। India's foreign intelligence agency allegedly began to carry out assassinations abroad as part of an emboldened approach to national security after 2019। 2019 के बाद जब ये तालिबान की सूरत हाल हुई थी, उनका माहिदा कतर के तय कर गया था दिसंबर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अब हम अपने तौर पे इस जगह पर हेजेमनिक स्टेट के तौर पे आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी शुरू कर दी। द अकाउंट्स अपीयर टू गिव फर्दर वेट to allegations that Delhi has implemented a policy of targeting those it considered hostile to India, कि जो इंडिया के दुश्मन हैं उनको कत्ल करना चाहिए। The fresh claim relate to almost 20 killings since 2020 carried out by unknown gunmen in Pakistan, कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों को कत्ल किया है अननोन गनमैन के तौर, और उसको पाकिस्तान की इस रिपोर्ट ने इंटेलिजेंस को भी के साथ उनको भी कंफर्म किया है, और उन्होंने कहा है द किलिंग ऑफ जाहिद खुंद जो था उसको जो कत्ल करवाया गया है, एंड एलिस ऑफ द convicted Kashmiri terrorist Zahoor Mistry who was involved in the deadly hijacking of an Air India flight। ये आपको याद होगा कि मसूद अजहर वाला उस पूरे का पूरा के इसमें उन्होंने पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन फाउंड that the man had allegedly been paid rupees 1.5 million Pakistani 4,000 pound by an undercover Indian agent to track down Latif, and later was promised 15 million Pakistani rupees and his own कैटरिंग कंपनी इन द UAE इफ़ ही कैरिड आउट द किलिंग। कि वो जो दूसरा शाहिद लतीफ़ जिसको मारा गया है उसके बारे में तो वो कहते हैं पाकिस्तान इंटेलिजेंस भी क्लेम करती हैं कि कैटरिंग कंपनी बनाई हुई थी UAE में, उसने पाकिस्तानी ने उसने 1.5 मिलियन यानी 15 लाख रुपए पहले देंगे, 15 लाख रुपए मरने के बाद उसको देंगे, और इस तरह उनके सारे। अब 20 लोग उन्होंने पाकिस्तान की धरती के ऊपर आकर मारे हैं। ये खामोश क्यों थे? ये खामोश इसलिए थे कि ये करते भी आ रहे थे और ये समझे जा रहे। इसके साथ साथ वानी ग्रुप ने ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको लीक करता है। ये पहली दफ़ा नहीं लगा। आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने सिखों की लिस्टें उनको दी हैं। तो एक दफ़ा बड़े उन्होंने जब दावे दुए किए कि
हम कैसे देश से लिस्टें दे सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास होती हैं। तो मैं चूँकि बॉर्डर पोस्टिंग में रहा था तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं आपको बताता हूँ ये लिस्टें कैसे बनती रही हैं। अब बहुत रास्ता बदल दिया है, क्योंकि लिस्ट करते ये थे कि जब बॉर्डर पे लोग आते थे तो FIA में रजिस्टर्ड होते थे, FIA रजिस्टर्ड करके नाम लिखते थे और बाकी जो थे वो लोग फैल जाते थे। फिर 2-3 लोग जिनको काम कराना होता था, अब सिख यहाँ गायब हो जाते थे, तो वो मिसिंग की एक लिस्ट जो थी वो सिविल के अंदर भी मौजूद होती थी। वो जब चाहा उस मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने पकड़ा दिया उनको, और वो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये काम ना किया होता तो बेनज़ीर ऑन रिकॉर्ड है कि काम ना किया हुआ था तो राजीव गांधी की हुकूमत नहीं बनती। इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जिस चुमुखी लड़ाई के अंदर पड़ चुका है उसकी 3 वजूहात हैं। और ये इस दफ़ा मुझे डर ये है कि खुदा न खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए कि हमें कहानी बताने वाला भी कोई ना हो कि हमने ये गलती की थी। इज़राइल की जो सूरत हाल है, इज़राइल गज़ा के ऊपर अपना रास्ता बिल्कुल नहीं रोकना चाहता, और इस गज़ा के हवाले से वो लेबनान, शाम और उसके साथ ईरान जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने के किरदार पे है, और अमेरिकन उसके साथ में। अगर कि अमेरिकन गज़ा पे कहते हैं चुप करो, इधर से वो कहते हैं हम उनको रास्ता मिल जाएगा। अब वो गज़ा पे चुप कराएंगे, यहाँ शुरू हो जाएंगे। आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी के बाद सबसे बड़ा अटैक जो हुआ है वो ईरानियों का, वो फिर पासदारान के उनके सरबराह को शाम के अंदर मारा गया है। फिर उसके बाद सेकेंड सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर उनकी जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो बिल्टअप होती जा रही हैं। पाकिस्तान के साथ उन्होंने गुज़श्ता 3-4 महीने से ये हॉस्टिलिटी बिल्ट हो गई। चाइनीज़ सफ़ीर जो है, मैंने कल भी उसका बताया था, कभी किसी पाकिस्तानी सफ़ीर का इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ जितना चाइनीज़ सफ़ीर का, सदर नहीं सफ़ीर का इस्तकबाल हुआ है कि प्रेसिडेंट जी ने उसको खुद आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। अब ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो बन रहा है जिसमें रूस से लेके अफ़गानिस्तान, ईरान उस तक, पाकिस्तान बीच में है, और पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि तुम इंडिया से दोस्ती करो, और यहाँ रास्ते हमवार भी हुए हैं, क्योंकि हम भी आज वक्त मुशर्रफ की तरह चाह रहे हैं कि हमें कुछ डॉलर्स मिल जाएँ, हमें कुछ पैसे मिल जाएँ, हमें सऊदीया से भीख लेके दी जाए, हमें IMF से भीख लेके दी जाए, और हम इंडिया से दोस्ती कर लेंगे। और ऐसी कौन सी बात है, हजमोला भी हम खाते हैं, क्रैक क्रीम भी हम लगाते हैं, गाने फिल्में भी देखते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है, लोग राज़ी हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको शायद याद नहीं है कि वहाँ पर एक इलेक्शंस हो रहे हैं और पूरी की पूरी सियासत उनकी एंटी मुस्लिम सियासत पे चल रही है। वहाँ कांग्रेस भी ये नाम नहीं ले सकती कि हम पाकिस्तान के साथ हैं या हम मुसलमानों के उस तरह साथ हैं जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से एक दोस्ती का तस्वर है। ऐसे में ना इंडिया अमेरिका की मानेगा और ना चीन हमारी मानेगा। चीन ने जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है उसके नतीजे में आपने एक और गंदा खेल खेला। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज उन्होंने जो शाम के अंदर इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर उन्होंने इंक्वायरी की है CCPO के ख़िलाफ़ और उसके पास डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ और इस तरह के लोगों और कमांडेंट के ख़िलाफ़। आप मुझे ये बताइए, आपको नहीं पता ये किस सिक्योरिटी लैब्स कहाँ से बिल्टअप हुआ है? अगर यही बात है तो फिर 9 मई में सबसे पहले IG पंजाब और IG KPK उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए कि किमियाना के ख़िलाफ़ कि इन्होंने क्यों सिक्योरिटी लैब्स किया। लेकिन हम पाकिस्तान को अपनी ज़ाती अना और अपने ज़ाती मफादात और अपने चंद टकों की बुनियाद के ऊपर, वो जो उन्होंने कहा ना फ़ायज़ मिर्ज़ा ने, तुम डॉलरों के लिए करते हो, तुम डॉलरों के लिए मुल्क बेचते हो, तुम डॉलरों के लिए 600 बंदों को गुआंतानामो भेज देते हो, तुम डॉलरों के लिए अपना अड्डा देते हो। 57,000 लोग जो हैं ड्रोन्स जहाज़ उड़ते हैं अफगानों को मारने के लिए, तुम डॉलरों के लिए अड्डा देते हो शमसी का, और ड्रोन तुम्हारे इलाकों पर हमला होते हैं। क्या करते हो? मैं सिर्फ तकलीफ़ में आपसे मुखातिब हूँ। आइंदा दिन बहुत खौफनाक है। जब तक मोदी का इलेक्शन नहीं हो जाता और जब तक ट्रंप नहीं जीत जाता, हमारे ऊपर आफतें आती रहेंगी और शायद हम उन आफतों का मुकाबला न कर सकें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।